अच्छा, ये एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि हमें एच की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं कि आपने जो एमएस प्रोग्राम है या पीजी प्रोग्राम है उनके आपने एटलीस्ट 3 क्लासेस आपने फेस टू फेस मोड में करना है। तो अब फेस टू फेस मोड में 3 क्लासेस होंगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। जी, एनीवन एल्स, कोई है, कुछ है तो नहीं? नो सर, स्टार्ट करें। अच्छा, आप को मैंने असाइनमेंट 1 और 2 दिया था। वो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, कुछ 1-2 के अलावा। अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा था आप लोगों का। उसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि उसमें कॉपी पेस्ट बहुत कम था 1-2 स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन काफ़ी हद तक कम था। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि आपने उस पेपर को अंडरस्टैंड किया था, उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा था कि यार वो पेपर जो है उसमें क्या चीज़ बताई जा रही है और वो पेपर का बेसिक उसका थीम क्या है। तो ये एक बड़ी अच्छी अटेम्प्ट थी आपकी। तो ऑलमोस्ट मैंने 9 आउट ऑफ 10 सबके मार्क्स लगा दिए हैं। 2 नहीं बल्कि 3 स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं किया। उनके अलावा तकरीबन सबके मार्क्स लग गए। मैं आपको विद इन फ्यू डेज़ आपको मैं शेयर कर लूँगा। सही है सर। अब पॉइंट की हुई है असाइनमेंट 2 में, थोड़ा सा वेट करूँ उसमें वो करना। हाँ, बस सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स रहते हैं, 2-3, बाकी तकरीबन सब ने सबमिट किया हुआ है। उसके अलावा अब ये जो हम आज हमने एसवीएम पढ़ा है, ठीक है? अब एसवीएम अप्लाई किस तरह करते हैं? 1 मिनट होल्ड करें, मैं 1 मिनट होल्ड करें, मैं फ़ोन सुन के बात करता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। बशीर भाई से क्लास केम ज़मा ऑनलाइन क्लास थे। अ, अ, खा खा बस ز صديق para ta phone kom chaga tas ta phone ki kana aga sara पूरा वीडियो रट सकता पूरा मुकम्मल। सही है? 1 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें। सही है सर। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम पर अच्छा सब यार जमा ऑनलाइन क्लास रवान दे वसल kana डन अखबार वाला ما تفونو कोस डन और द न्यूज़ दोनों वाला kana چې ما له خشته غونډه پکچر راکړه چې موږ په فرنٹ لیډ باندې ولګو کنه زما ما راکوه زه د لکس نمبر در کوم هغه ته فون وکړه هغه ته ما وویل چې عبدالبصیر کلندر پیژنې کنه مردان مقام ناظم شو دغه مخکې مرګه د ډان کې دی او نیوز کې دی کنه نو عبدالبصیر کلندر نمبر څه سره هغه ته فون وکړه پکچر وګوره چې کوم پکچر کې لګته پرمننت ښکاري هغه پکچر ورکوله خو داسې پکچر چې پکې بل هم راشي کنه چې بیا غوونه چې ارزانه پروجیکټ کړه ځای پاتې کړم کنه صحیح شو خو رابطه سره موږ لازمي وکړه 15 منټو کې دنه ګور لیټ نشي 5 منټو کې دنه कलंदर बशीर भाई पराठे सर तो मैं टेलीफोन को कहना ना पराठे से तासो सरिंग कई सलाम अलैकुम। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अभी जो आज का हमारा लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि एसवीएम हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी जिस पे आप लोगों में से मैक्सिमम लोग समझे नहीं थे। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो इम्प्लीमेंट करने में हम उसमें 3 से 4 एग्जांपल्स करेंगे। एंड गेट किस तरह बनता है, और गेट किस तरह बनता है, एक्स और गेट किस तरह बनता है, ये गेट्स बनते किस तरह है। मैं आपको 3 से 4 गेट्स पढ़ाऊंगा
और फिर आपको एक गेट जो है वो एज ए असाइनमेंट आपको मिलेगा, या अगर असाइनमेंट ना मिले तो एग्जाम एज ए क्वेश्चन इन एग्जाम आपको मिलेगा। उसके बाद जो SVM का जो हमने पढ़ा था लेक्चर्स, ठीक है, उसमें से असाइनमेंट 2 आपको मिलेगा, सॉरी असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 4 ये आपको मिलेंगे, इसके 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसी तरह एक रिसर्च पेपर होगा और उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो मैं लगा लूँगा जब आप सेकंड असाइनमेंट वो करेंगे, सबमिट करेंगे। वो असाइनमेंट SVM के उसके वो होगी, SVM के जो का जो होगा टॉपिक, उसी से रिलेटेड इंतहाई इजी पेपर होगा। पहला जो असाइनमेंट था वो आपने पहले 2 असाइनमेंट वो आपने बड़ी परफेक्ट किए हैं, सिवाय 2-3 लोगों के अलावा जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया। बाद में वो गिला करेंगे कि हमें मार्क्स नहीं मिले। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इतना मैं फेवर कर सकता हूँ कि मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दे दी है। तो जब सब असाइनमेंट सब कर सकते तो 2-3 लोग जो रहते हैं उनको तो करना चाहिए फिर, ठीक है। सर जी बात करें। हेलो सर। जी सर हमारा वाला रेडी है, लेकिन सर वो LMS पे तो नहीं था ना असाइनमेंट अपलोड करने का वो ऑप्शन। LMS मैंने अपलोड किया था, और अपलोड करने के बाद मैंने जो है आपको लिंक भी भेजा था कि मैंने असाइनमेंट अपलोड कर ली है, ठीक है। जी प्राची सर। हाँ सर इंशाल्लाह बस 2-3 दिन में हम सबमिट कर लेंगे। तो बस सर तब वो ही बस सबमिट में कियो सोरा तो पास ये औरत द्वारा राखी हुई बस सबमिट कुछ राव यो सलोर पिंजवरा जेते आलू सही है सर। तो वो रिक्वेस्ट को राव बस सर खबर को तो सर बस माइक बंद कर दी बस खबर है का वही खडंडा असल के जमा वाला रेडियो मां अदला की अपलोड। खबर है जिस जी सर मावे सर मां वाला रेडियो मां अदला LMS माने सर को तो टाइम के हो LMS माने दासी सर दगा नो जे असाइनमेंट अपलोड कोला का टाइम की मां को तो चेहरा मतलब अपलोड का मत सर तासु नन अपलोड के इसमें सर निश्चय सही है सर जी यो सो तरह का सर जी यो दवा वर्जी मुंग तरह का दवा वर्जी ده خو يوم ماشي شو الدور ده استاذ سبك يوم ماشي شويه सर जी बस अलग मुंगा गलत मुंगा زي سي شو تاسو سميت كيزي خلاص دور قدرنا سميت كيزي सही है सर बस हो गई सर सही है मेहरबानी सर सही। अच्छा तो इस तरह एक तीसरा और चौथा असाइनमेंट आपको SVM का मिलेगा, वो मैं आज या कल वो असाइनमेंट भी अपलोड कर लूंगा, तो वो भी आप विदिन 1 वीक आप कर लें, उसके भी मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लगा लूंगा। तो जितना आप की असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट नहीं होगा उतना ही आपके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने ठीक किया आपने गलत किया, मुझे ये चाहिए कि आपने खुद किया, ठीक है। मैं इसको चेक नहीं करूँगा कि किसने कितना ठीक किया किसने कितना गलत किया, मेरे लिए मसला नहीं है, ठीक है। अभी भी सर हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस फिर नेक्स्ट वीक से होंगी, क्योंकि जी इस वीक तो फिर 31 है ना, तो सैटरडे संडे फिर अब नेक्स्ट वीक से होंगी सर। हमें तो सिर्फ ये डायरेक्शन मिला कि एवरी मतलब हर जो MPhil कैंडिडेट है जो भी है PhD कैंडिडेट है वो जो है वो एटलीस्ट 3 क्लासें लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम ले सकते हो। मीन 5, 6, 7 को तकरीबन हमारी क्लासें होंगी जो मैं नहीं यो बेनाडा जी लेकिन ये असल में शाहनवाज साहब की आखिरी में मर्जी है, वो जो उस तरह करेंगे ना वो कोऑर्डिनेटर है, वो उनके साथ कम्युनिकेट किया करें। लेकिन मुझे इतना इल्म है कि हमने नेक्स्ट क्लासेस जो है नेक्स्ट या उसके बाद जो क्लासें हैं वो हमने ऑन कैंपस ले ली है। ठीक है सर शहनवाज साहब के साथ हमारा राब्ता हुआ था, वो कह रहे थे कि फरवरी के सेकंड वीक में हमारा एग्जाम है फाइनल का। फरवरी के कौन से वीक में? यस सर सेकंड वीक उन्होंने कहा था शायद सर ये पॉलिसी अभी आई हो तो वो चेंज हो जाए, पता नहीं चलता सर। अभी फिर हमसे हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ। मैं भी फिर हमें 3 की बजाय 2 क्लासें ले लें, लेकिन हमने ऑन कैंपस कुछ क्लासें लेनी है। सर जी बस तो कोशिश करें सर जी
में क्लास हो जाए सर, बहुत दूर है सर। No लेना yo Ramadan अच्छा ये माइक सब म्यूट करें, मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। ओके ओके। बाजार अच्छा लेक्चर ये जो है ये परसेप्ट्रॉन पर है, ठीक है। परसेप्ट्रॉन क्या चीज़ है, जिस तरह हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल मॉडल जो होता है, वो क्या करते हैं, उसमें बाहर से सेंस कर लेता है और फिर उसके साथ कोई वेट मल्टीप्लाई कर लेता है कि उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, सेम हो जाए, और फिर वो सेम वैल्यू आगे न्यूरॉन्स को मिल जाती है। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है। ये कंसेप्चुअली इंतहाई इजी टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास सिंपल परसेप्ट्रॉन का मॉडल है, ठीक है। सिंपल परसेप्ट्रॉन क्या है कि जो इंतहाई जो क्या कहते हैं इंतहाई सिंपल, जिससे ज्यादा और सिंपल हो नहीं सकता। अब इसमें देख लें, इसमें आपको इनपुट्स नजर आ रही हैं x1 x2 xm, ये जो है x1 x2 और xm। वेट नजर आ रहे हैं w1 w2 wm। तीसरी चीज आपको नजर आ रही है बायस, ठीक है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। अब इसमें जरा समझे चीज को, इसके दो पोर्शन है, एक लीनियर पोर्शन है, एक नॉन लीनियर पोर्शन है। लीनियर पोर्शन क्या है कि 2 + 2 = 4 एंड 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, कि जब हम किसी चीज के साथ कोई चीज ऐड करते हैं तो लीनियरली एक ही रफ्तार के साथ वो इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 + 2 = 4 एंड 4 + 2 = 8, तब 4 + 2 6 के बजाय 8 मींस के ये एडिशन लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर एडिशन है, ठीक है। तो अब सिंपल लीनियर एडिशन क्या होती है कि बिल्कुल जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तब यहाँ पे क्या होता है, x1 × w1 प्लस x2 × w2 प्लस x3 × w3 एंड सो ऑन अप टू xn × wn। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और सम करते हैं। तो यहाँ देखें wi × xi, i जो है वो 1 से लेकर m तक है, यानी 1 2 3 4 एंड अप टू m। तो w1 × x1 प्लस w2 × x2 प्लस w3 × x3 प्लस w4 × x4 प्लस एंड सो ऑन अप टू wm एंड इनटू xm। तो ये तो हमारा लीनियर वाला पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद हम बायस ऐड करते हैं, तो जो बायस ऐड करते हैं वो हम +b लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको पॉइंट रिमाइंड कराऊं कि बायस का मतलब क्या है। बायस का मतलब है कि हम एक थ्रेशोल्ड देना चाहते हैं कि यार अगर पीछे से बहुत सारी वैल्यूज ऐड हो जाएं और बायस से कम हो या बायस से ज्यादा हो तो क्या हो जाए, बायस के इक्वल हो जाए, या बायस से अगर ज्यादा हो तो हमारी रिस्पॉन्स हमें एक जैसा रिस्पॉन्स मिले, अगर बायस से कम हो तो हमें रिस्पॉन्स दूसरे जैसा मिले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वी। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, देखना इस रेड डॉट, ये न्यूरॉन जो है वी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वी जो है आउटपुट है लीनियर पोर्शन का, यानी कि v = wx + b। तो यहां तक जो है लीनियर पोर्शन है, v इसका आउटपुट है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, v के बाद फिर एक और फंक्शन लगता है जिसको हम कहते हैं हार्ड लिमिटर फंक्शन, और फिर हम आउटपुट में जाते हैं। अब ये नॉन लीनियर फंक्शन है। नॉन लीनियर का मतलब है कि इट्स अपॉन अस कि हम किस तरह का फंक्शन लगाते हैं। हम साइन फंक्शन लगाते हैं, हम कॉस फंक्शन लगाते हैं, हम कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं कि हम उस आउटपुट को उससे मल्टीप्लाई करें हमें आउटपुट मिल जाए, यानी v को हम मल्टीप्लाई करें उस फंक्शन के साथ तो फिर हमें आउटपुट मिल जाए। तो नॉन लीनियरिटी जो है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस फंक्शन में उसको मॉडल करना चाहते हैं, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन हमारी क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लें हमारा गोल क्या है, टू करेक्टली क्लासिफाई द सेट ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड स्टिमुलाई इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस, ठीक है। कि करेक्टली क्लासिफाई करें कि जो हमें बाहर से
अप्लाइड स्टिमुलाई है, यानी कि जो फंक्शन बाहर से अप्लाइड हुए हैं उसको हम दो क्लासेस में डाल लें, या ए में या बी में। अब हमारे पास इनपुट क्या है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये इनपुट है। हमने इस इनपुट को दो क्लासेस में डिवाइड करना है, क्लास ए या क्लास बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबको जमा करेंगे, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 प्लस x3 इंटू w3 इंटू x4 इंटू w4 एंड सो ऑन अप टू xm इंटू wn। जब हम इन सबको जमा करेंगे और फिर साथ बायस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v, जिस तरह पिछले स्लाइड में दिखाया गया है कि इन सबको हमने जमा किया प्लस बायस, तो हमारे पास क्या है आंसर v। उसके बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे, और फंक्शन हार्ड लिमिटर भी हो सकता है और सॉफ्ट लिमिटर भी हो सकता है। और फंक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो आउटपुट हमें बताएगा कि यार ये जो x1 बिलोंग करता है क्लास ए से या क्लास बी से, x2 बिलोंग करता है क्लास ए से या क्लास बी से। अब यहाँ पर ये पिक्चर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये हार्ड लिमिटर और सॉफ्ट लिमिटर क्या चीज है सर, इस थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने। मैं समझाता हूँ। ये पिक्चर आपको जूम नजर आ रही है अपना, अभी जूम पिक्चर में देखें, इसमें कुछ ब्लैक डॉट्स हैं और कुछ क्रॉसेस हैं, ठीक है। तो ब्लैक डॉट जो है वो क्लास C2 है और जो क्रॉसेस हैं वो है क्लास C1, ठीक है। असल में ये सब हमारे पास इनपुट हैं, कोई x1 है, कोई x2 है, कोई x3 है, कोई xn है। अब हमें नहीं पता कि x1 किस क्लास से बिलोंग करता है, x2 किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये हार्ड लिमिटर क्या करता है, उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। So to simplify the mathematical notation, the input vector is, ये हमारा इनपुट वेक्टर है, x1 x2 x3 और अप टू xn। प्लस 1 हमारे पास क्या है, जो हमने फिक्स बायस दिया है। ये इसमें आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, ट्रांसपोज t, ठीक है। ये इस पे जरा एक मिनट गौर करें कि ट्रांसपोज हमने क्यों लिया है। सर इसको हमने अभी रो में लिया तो ये कॉलम में आ जाएगा, तो ये सारे कॉलम में आ जाएंगे, सारे इनपुट्स। इसकी वजह आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी, ये पीछे जो हमने स्लाइड गुजारी है इसका आंसर आपको मिल जाएगी। अब ये देख लें wx, अब w भी एक वेक्टर है, यानी w1 w2 ये भी एक वेक्टर है ना, x भी एक वेक्टर है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं कि एक रो वेक्टर हो एक कॉलम वेक्टर हो, तब जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। समझ आ गई आपको? दैट्स व्हाई वी टेक ट्रांसपोज। हम इसलिए क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लगते हैं। अब आपसे सबसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर दें। कैन वी मल्टीप्लाई टू कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए सेम डायमेंशन? डायमेंशन तो 1 क्रॉस n ही होगा ना, मतलब n क्रॉस 1 होगा। तो क्या हम दो कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते। नो सर, नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी टेक ट्रांसपोज। नो सर, नहीं हो सकता। हम इसलिए ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता हूं कि व्हाई वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ इनपुट वेक्टर्स इन अ परसेप्ट्रॉन, तो आपको फिर इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि व्हाई वी टेक वेट ट्रांसपोज ऑफ वेट वेक्टर का क्यों लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टेक्निकल चीज जो है, जो समझने की है इसमें, लेकिन आपको नजर आ रहा है x1 ऑफ n, x2 ऑफ n, xm ऑफ n। ये n क्या चीज है? ये हमारे पास है नंबर ऑफ आइटरेशंस, नंबर ऑफ आइटरेशंस में भी हम पहले आइटरेशन में क्लासिफिकेशन करें, हमें क्लासिफिकेशन सही से ना मिले, हम दोबारा उसको मल्टीप्लाई करें, दोबारा क्लासिफाई करें, और हम उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहें जब तक हमारे साथ करेक्टली क्लासिफाई हो जाए। तो n जो है वो नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं। जितने हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस ज्यादा होंगी उतनी हमारी क्लासिफिकेशन क्या होगी, अच्छी होगी। सर n नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं है? नहीं, n नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं, m जो है m वो नंबर ऑफ इनपुट है। अच्छा ठीक है, देख लें यहाँ पे x1 x2 और आखिर में क्या लिखा है, xm। यस सर, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। जरा मुश्किल है लेकिन आप जरा तवज्जो ज्यादा रखें तो समझ आ जाएगी।
अब ये इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि एट स्टेप n यानी एट n आइटरेशन द इनपुट वेक्टर xn इज प्रेजेंटेड टू द परसेप्ट्रॉन, यानी ये जो इनपुट वेक्टर है, ठीक है, ये हर आइटरेशन में दोबारा नई इनपुट वेक्टर होती है, ठीक है। तो n आइटरेशन है और हमने n इनपुट वेक्टर परसेप्ट्रॉन को दे दिया। So how does the perceptron assign the label to the input pattern? तो assign perceptron कैसे असाइन करता है लेबल अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि परसेप्ट्रॉन किस तरह ये पता लगाता है कि x1 जो है वो क्लास A का है या क्लास B का है, x2 जो है क्लास A का है या क्लास B का है। इसको हम कहते हैं लेबलिंग। समझ आ गई आपको कि हमारा जो डेटा है वो लेबल्ड है, इट मींस कि वो पहले से क्लासिफाइड है। तो सवाल ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि परसेप्ट्रॉन को कैसे पता लग जाता है या परसेप्ट्रॉन किस तरह क्लासिफाई करता है या किस तरह लेबलिंग करता है। तो सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, प्रोसेस इंतहाई आसान है। अब ये हमारे पास जो फिगर है उसमें नजर आ रहा है क्लास C2 और क्लास C1, ठीक है। इस पर देख लें, हमारे पास इनपुट वेक्टर है x1 और दूसरा इनपुट वेक्टर है x2। यहां पर क्या किया, सिंपल जो फार्मूला है कि wx प्लस बी एंड जो i है वो हमारे पास है फ्रॉम 1 to m, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ डेटा इनपुट इतने हैं। सर थोड़ा सा जूम कर दें सर, थोड़ा सा। अच्छा मैं जूम करता हूँ, अब सही है? अब सही है सर। अब देख लें, ये wx प्लस बी वही पुरानी इक्वेशन जो स्लाइड नंबर 2 पे थी। समझ आ गई आपको? सही है। हाँ, अब इसमें देख लें सिंपल वही वो है, सबको सम किया w का ट्रांसपोज लिया, xn से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया vn। अब ये लीनियर पोर्शन है, क्या है हमारे पास लीनियर पोर्शन। अब w vn के बाद हमारा आगे क्या काम है, अब हमने एक फंक्शन लगाना है कि जो क्लासिफाई करे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। अब मैंने लिमिट एक शर्त लगाई है कि इफ vn is greater than 0 then it belongs to class 1 and if vn is less than 0 then it belongs to class 2। अब इस फंक्शन को कहते हैं हार्ड लिमिटर, यानी कि जो बड़े फिक्स डिसीजन होता है कि अगर 1 हो तो 1 से ऊपर हो तो ये है, 1 से नीचे हो तो ये है, या 0 से ऊपर हो तो ये है, 0 से नीचे हो तो ये है। समझ आ गई आपको? यस सर। इसको कहते हैं हार्ड लिमिटर, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, बस ये इक्वेशन है कि यार अगर vn को कंपेयर करो, अगर 0 से ज्यादा हो तो क्लास 1 असाइन करो या लेबल क्लास 1 दे दो, अगर 0 से कम हो तो लेबल दो क्लास 2। अब मैं इसको दोबारा जूम इन करता हूँ, देख लें इस बेस पर उन्होंने क्या किया। अब ये जो क्लास C2 है, क्लास C2, इसमें क्या है vn इज लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 है तो vn को क्लास 2 दे दिया। इनके लिए vn जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसको क्लास 1 दे दिया। अब ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 किस तरह है हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिटेल से। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इफ vn इज 0, ना +1 है ना -1, अगर 0 है तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे इट करेस्पॉन्ड्स टू डिसीजन बाउंड्री, कि ये डिसीजन बाउंड्री पर सारे के सारे वैल्यूज पड़े हुए हैं। ट्राई करते हैं सर। इसमें ये हॉरिजॉन्टल x1 और वर्टिकल x2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ नहीं ग्राफ में, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जस्ट बता रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास अगर जो डायमेंशंस है वो अगर 2 हो 3 हो, अब ये 2 डायमेंशन है x1 और x2, ठीक है। तो x एक्सिस के साथ के अगेंस्ट भी इसको क्लासिफाई कर रहा है और y एक्सिस के अगेंस्ट भी क्लासिफाई कर रहा है। अब इनके बीच में जो फासला है वो क्या है, x एक्सिस है ना, कि ये इस तरफ है और जो क्रॉसेस हैं वो इस तरफ है। और अगर इन दिनों का हाइट को कंपेयर करें तो ये हाइट जो है ये x2 है और ऊपर वाला हाइट भी x2 है। तो जो x2 के बीच में जब डिफरेंस लेंगे तो हम हाइट का डिफरेंस ले रहे हैं, जब हम डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, x1 के बीच में डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशन है असल में। समझ आ गई? यस सर।
अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हमने ओनली सिंगल डायमेंशन हमारे पास कि एक ही डायमेंशन हो और हम एक ही डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उस वक्त में हम क्या लेंगे, इसमें कहते हैं पॉइंट ऑन ए लाइन, यानी कि हमारे पास सिर्फ x1 होगा। लेकिन जब अगर डायमेंशन 2 हो, x y, यानी कि हम कहते हैं प्लेन है, तो उसमें फिर क्या कहते हैं x1 और x2। ठीक है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला 18365। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 वाली हमने कंडीशन लगाई है, इसमें सर बी कहाँ पे गया है? बी जो है, मैं समझाता हूँ, बी जो है, देख लें ऊपर वाले क्वेश्चन देख लें जरा, वीएन वाले क्वेश्चन नजर आ रही जहां मेरा कर्सर है? सर हाँ, Vn इज इक्वल टू W इंटू एक्स प्लस बी, समझ आ गई? फिर इज इक्वल टू ये, यानी कि हमने क्या किया, बी को इसमें ऐड कर लिया, फिर हमने इक्वेशन ये निकाली है, फिर हमने क्या किया, आखिर में पूरा कंप्लीट निकाल लिया। तो बी जो है, बी हमने एज ए फिक्स इनपुट ले लेकर उसको समेशन में डाल दिया। ठीक है, कि फिक्स इनपुट है। अब यहाँ पे केस डिफरेंट है। केस डिफरेंट इसलिए कि हमने बी लिया था फिक्स इज इक्वल टू 1। पिछले स्लाइड में देखें, हमने बी लिया था फिक्स 1, देख लें ये x नॉट इज इक्वल टू 1। जब हमने 1 लिया था तो फिर हमारी ये कंडीशन ठीक नहीं बन रही थी कि 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, तो 0 से फिर ज्यादा ही हो, हर केस में 0 से ज्यादा होगा। उसकी वजह क्या है कि हर केस में प्लस b साथ ऐड हो रहा है, तो b तो है 1, तो ऊपर जो भी वैल्यू हो 1 ऐड हो के उसके होने के बाद वो हो जाएगा 0 से ज्यादा। अब वेट नेगेटिव नहीं हो सकता, इनपुट भी नेगेटिव नहीं हो सकता दोनों केसेस में, या अगर वेट नेगेटिव हो भी जाए तो इनपुट नेगेटिव बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई इस केस में हमने क्या किया, बी एन को इन्होंने 1 होने की वजह से क्या किया, कंसीडर नहीं किया। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, इसको इग्नोर कर दिया। बट सिर्फ कंडीशन, इस कंडीशन में कि जहां हमने शर्त लिया है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, आगे जब साइन और कोसाइन का फंक्शन लेंगे फिर इसमें ये इग्नोर नहीं करते। ठीक है, जब हमारे क्लासिफिकेशन 3 प्लेन्स में हो, 3 डायमेंशंस में हो, तो फिर हम wx1 अलग लेते हैं, x2 अलग लेते हैं, x3 अलग लेते हैं। ठीक है, अगर डायमेंशन ज्यादा हो तो फिर हम आखिर तक भी जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जब vn 0 हो तब इन कंडीशंस में नहीं vn 0 हो तो बात खत्म हो जाती है, वो तो डिसीजन बाउंड्री पर होगा बस। आगे जो है, आगे जस्ट वो है हमारे पास, अगर हमारे 1 प्लान में हमारी क्लासिफिकेशन, मैं मिसाल देता हूं आपको, अब जरा मेरी मिसाल को गौर से सुने तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर अ मिनट आप सोचें, मैं इसको जूम करता हूं, आपको फिर क्लियर नजर इमेज आ जाएगा। जूम नजर आ रहा है पिक्चर? यस सर। फॉर अ मिनट आप ये भूल जाएं कि हमारे पास x2 है, आप जस्ट ये कंसीडर करें कि हमारे पास जस्ट x1 है, और ये क्रॉस नीचे के बजाय यहां पड़ा हुआ है, और ये सर्कल जो है वो ऊपर की बजाय इसी x1 पे ही पड़ा हुआ है। समझ आ गई आपको? दोनों ही x1 पे पड़े हुए हैं। तो अभी हमारे पास कितने डायमेंशन हुए? ओनली 1 डायमेंशन। मैं बीच में लिखी कैंच में मैं बता दूंगा हाँ यार ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। लेकिन जब हमारे पास 2 डायमेंशन हो, एक्स वाई प्लेन हो, तो एक्स वाई प्लेन में फिर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में भी चेक करते हैं और वाई एक्सिस में भी चेक करते हैं। अब वाई एक्सिस हमें हाइट शो कर रहा होता है, एक्सिस हमें शो कर रहा होता है डिस्टेंस। अब ये x1 के जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो x1 क्या चीज है, डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स एंड x, यानी कि बिल्कुल ये जो फासला जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। और जब हम x2 में ले रहे हैं तो फिर ये वर्टिकल डिफरेंस है, हाइट है कि कितना ये क्लास 2 जो है क्लास 1 से ऊपर है। ठीक है, ये मैं आपको एसवीएम में भी पढ़ा चुका था कि हम हायर क्लासेस में जाते क्यों हैं, कि जो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन होती है तो हम उसको फिर बढ़ा लेते हैं डायमेंशंस को, तो हमें जो है आसानी से उसकी क्लासेस आसानी से पता लग जाती है। अब जो है अगर हमारे पास 3 डायमेंशन हो, फिर उस केस में x1 x2 और x3 होता है। ठीक है, और हाइपर प्लेन
अगर उससे ज्यादा भी हो तो फिर हम हाइपर प्लेन उसको कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर 5 डायमेंशन और 10 डायमेंशन हो इस केसेस में। अब सवाल ये है, इज इट पॉसिबल फॉर द परसेप्ट्रॉन टू प्रोड्यूस अ डिसीजन बाउंड्री दैट इज अ नॉन लीनियर कर्व? क्या परसेप्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है कि वो स्ट्रेट डिसीजन बाउंड्री के बजाय इस तरह क्रॉस में डिसीजन बाउंड्री बनाए? अब स्ट्रेट डिसीजन बाउंड्री सर अगर सॉफ्ट लिमिटर इसमें अप्लाई करें तो कर सकते हैं फिर। एक्सीलेंट आंसर। ये कौन किसने जवाब दिया? मुझे नाम बताए जरा। वकार। वकार आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, एब्सोल्यूट 2 नंबर, थैंक यू सर। ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन क्या है? हार्ड लिमिटर था तो स्ट्रेट लाइन थी कि 0 से ऊपर या 0 से कम। जब हमारा फंक्शन इस तरह कोई कोसाइन साइन जो भी होगा तो इट मीन्स हमें जो है वो पता लग जाएगा कि यार ये किस तरह क्लासिफिकेशन हमने करनी है। तो ये डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पर। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सिंपल हमारे पास वही इक्वेशन है कि WTX इज इक्वल टू, ये सबको हमने सबमिट किया है। क्या हमारी क्लासिफिकेशन ठीक होगी या नहीं होगी? दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ w। तो ये याद रखें कि वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन वैल्यूज ऑफ x, या इन अदर वर्ड्स वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन इनपुट्स। इनपुट्स हमें सेंसर्स दे रहा होता है, एनवायरनमेंट से आ रहा होता है, तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वी हैव ओनली कंट्रोल ऑन वेट्स, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फॉर द परसेप्ट्रॉन टू परफॉर्म ए डिजायर्ड टास्क, इट्स वेट इंक्लूडिंग द बायस मस्ट बी प्रॉपरली सिलेक्टेड। यानी कि इसके वेट्स जो है इसको हम प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे तो क्लासिफिकेशन ये ठीक करेगा, अदरवाइज इट मे नॉट डू द जॉब करेक्टली, ठीक है। तो ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि यार इनपुट अगर रैंडम हो या यूनिफॉर्म ना हो या वेरी कर रहे हो, ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन को हम फिर किस तरह लीनियराइज करेंगे या किस तरह नॉर्मलाइज करेंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? हम वेट जो है उस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी क्लासिफिकेशन ठीक हो। अब हाउ टू चूज द प्रॉपर वेट, अब ये एक अलग प्रॉब्लम है कि किस तरह हम वेट को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स हैं वेट सिलेक्शन के, एक है ऑफलाइन कैलकुलेशन और एक है बाय लर्निंग मेथड। ऑफलाइन कैलकुलेशन सिंपल इजी है कि हम खुद ही बस दे दें, कागज पेंसिल के साथ लगा लें, कैलकुलेट करने क्या वेट W1 ये होना चाहिए, W2 ये होना चाहिए, W3 ये होना चाहिए, ठीक है। सो अगर प्रॉब्लम हमारा आसान हो, इफ द प्रॉब्लम इज रिलेटिवली सिंपल, देन इट इज ऑफन पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेट वेक्टर बाय फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि हम खुद ही बस अंदाजा लगा लें कि वेट इतना होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम इतना आसान ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये है कि हम रैंडमली वेट्स के जो वेक्टर है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि हम रैंडमली एक वेक्टर्स ले लेंगे, उसमें W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू, रैंडमली कोई भी वैल्यू हो, हमारी चॉइस नहीं होगी। वो वेक्टर जो है जो इनिशियलाइज किया है रैंडमली, वो उस बेस पर क्लासिफिकेशन कर लेगा, फिर चेक करेगा क्लासिफिकेशन ठीक हुई है या गलत हुई है। अगर क्लासिफिकेशन में एरर है तो वो चेक करेगा कितना एरर है, तो मैंने कितने वेट, कौन से वेट को कितना पॉजिटिव लेके जाना है और कौन सा वेट को हमने कितना नेगेटिव लेके जाना है, यानी कौन से वेट को हमने कितना इंक्रीज करना है और कौन से वेट को हमने कितना डिक्रीज करना है। अब वो खुद ही इंक्रीज करेगा, खुद ही डिक्रीज करेगा इन ऑर्डर टू करेक्टली क्लासिफाई द डेटा इनपुट। तो जब वो खुद ही इंक्रीज करेगा, खुद ही डिक्रीज करेगा या खुद ही वेट को एडजस्ट करेगा, इसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। सर ये सर एक क्वेश्चन। जी बताएं बताएं। सर ये जो वेट है ना, वेट जो वैल्यू खुद चेंज करेगा सर, ये आउटपुट के बेस पे करेगा ना? जी आउटपुट को देख के करेगा। जी सर, ठीक है। ओके सर। अब ये जो वेट एडजस्ट कर रहा होता है, खुद ही आगे पीछे जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। जी सर। और जी इस सर। पूरी टेक्निक को कहते हैं परसेप्ट्रॉन लर्निंग, ठीक है। सही है सर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफलाइन कैलकुलेशन।
कि ऑफलाइन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है नेट गेट का। 1 मिनट सब्र करें, हमारे पास टाइम रहता है 1 मिनट और 20 सेकंड। चलो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और दोबारा मैं नया लिंक देता हूँ कि फिर दोबारा 21 में सबको पढ़ाया जाए, ठीक है। मैं यहाँ एंड करता हूँ और जो लिंक मैंने सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें।